ज्यादा सर्वाइव कर गया, हमारी दवाई का कोई असर नहीं हुआ, यानी हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो ठीक नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो ये हाइपोथेसिस का पहला मतलब समझ गया कि हम एक जो भी हमारा माइंड एक सेटअप तैयार किया, हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया कोई भी रिसर्च या कोई भी काम करने के लिए, तो उसके लिए जो हम प्रपोजल दे रहे हैं वो दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, वो हाइपोथेसिस आपका सोशल साइंस का भी हो सकता है, साइंस का, लाइफ साइंस का भी, किसी भी फील्ड का। एक हम कोई भी काम करना है तो उसको हम हाइपोथेसाइज करते हैं कि भैया ये हमारा काम है, इसके ये आउटकम्स आने और इसको ये हमारा एक प्रोसीजर रहे। ठीक, अब देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या है। ठीक, नल हाइपोथेसिस, व्हेन कंडक्टिंग ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन नल हाइपोथेसिस इज यूज्ड। ठीक है, the term null is used because this hypothesis assumes that there is no difference between the two means or the recorded difference is not significant। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये बात की, नल हाइपोथेसिस हमारी ये कहती है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस हमारा कैसा है, सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर जो बात की कि जो डिफरेंस हमारा है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। ठीक, कि ये जो इस माइस का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक दिन बढ़ा, वो इसके खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से बढ़ा, हमारी दवाई का कोई काम नहीं था। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कहें कि ये टेस्ट हमारा नल हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, हम कहें कि ये जो डाटा है हमारा, ये हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस है। ठीक, ये डाटा हमारा नल हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है, ये रिजल्ट हमारा नल हाइपोथेसिस को बता रहा है, तो मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, वो डिफरेंस हमारा बाई चांस का। ठीक है, तो हम अब इसके लिए फिर क्या किया, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया गया जिसको हमने क्या कहा, एच ए। ठीक, यानी नल हाइपोथेसिस में क्या है कि जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दैट डिफरेंस इज बाई चांस। ठीक है, alternative hypothesis, this is opposite to the null hypothesis, also called researcher hypothesis। भाई हम लोग चाह क्या रहे थे, अगर हमने ड्रग बनाई थी इसीलिए इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस कहा। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर हाइपोथेसिस। भाई हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई थी, हमने कोई अपना प्रपोजल दिया था रिसर्च का, तो वो किस लिए दिया था कि जो डिफरेंस था, हमने अगर कैंसर ड्रग बनाई यहाँ पे तो किस लिए बनाई, कैंसर पेशेंट ठीक होना चाहिए ना। अब अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ठीक फॉलो हो रही तो मतलब जो हमारी ड्रग है वो काम नहीं कर। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रही है, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द क्लेम दैट रिसर्चर आर एक्चुअली ट्राइंग टू इज ट्रू। ठीक है, कि जो रिसर्चर चाह रहा था प्रूव करना दैट इज ट्रू। ठीक है, मैं जो बता रहा, यानी जो हमने ड्रग बनाई कैंसर ड्रग, वो कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कर रही है, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, ट्रू। हाउएवर इफ इट इज ट्रू, प्रूविंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, then it is possible that the alternative hypothesis must be true। अगर हम कहेंगे भाई, इसीलिए कहा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट है। अगर हम कह रहे हैं इट इज ट्रू प्रूविंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अगर ये ट्रू हो रही तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। ठीक है, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन साइडेड, इट इज states that the parameter is larger or smaller than the null hypothesis value। अगर हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब ये दो तरीके की हो सकती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वन साइडेड एंड टू साइडेड। एक सेकेंड लोगों के और एक दो लोग मैसेज कर रहे हैं, उनको भी ज्वाइन करा देना। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। रिप्लाई दे दिया करो बीच बीच में, नहीं तो मुझे लगा तुम लोग सो रहे हो, मैं गाना गा रहा हूँ। नहीं सर। हाँ, इसके बीच बीच में कुछ
यस नो बोल दिया करो कि हाँ समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये हमारी टू टाइप्स की हो सकती है, वन साइडेड एंड टू साइडेड, ठीक है। अगर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन साइडेड है, ठीक है, तो मतलब ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है उससे जो भी पैरामीटर है हमारा, वो डिफरेंसेस जो आ रहा है वो या तो निगेटिव आएगा या तो उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा, ठीक है। अगर हमारा जो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कैसी है, वन साइडेड, वन साइड। ठीक। तो आपको याद आएगा जैसे सपोज मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा था माइस की, कि भाई हमने कैंसरस एक माइस था हमारा, कैसा था, कैंसरस था। इस माइस को हमने क्या दिया था, नॉर्मल शुगर सोल्यूशन दिया था और ये 21 दिन सरवाइव कर रहा था। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल माइस था, इस माइस को हमने ड्रग दिया था। अब या तो इस अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन साइडेड है, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन साइडेड है तो इस ड्रग को देने से लाइफ हो सकता है 20 दिन हो जाए या 22 दिन हो जाए, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, क्योंकि ये बाई चांस हो रहा है। अगर बाई चांस है तो ठीक है। तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों तरह की होती है, वन साइडेड भी और टू साइडेड, ठीक है। अगर वन साइडेड है तो उससे पैरामीटर ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक। If it is two-sided, it is states that the parameter is different from the null value. It is could be either smaller or larger. ठीक है। अब जो हमारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, या इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। जितने भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हैं उन सबको हमने क्या किया, टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक। यह टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे टू टाइप्स के हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं हम उसको नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डाटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर बचा है, मैं आपको सारा बताना है, नॉमिनल, स्क्वेड और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा बताना है आपको, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कल जहां तक कॉलेज में ले लूंगा या हो सकता है ऑनलाइन ले लूँ, ठीक है, जैसा उचित लगेगा। तो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो अगर हमारा डाटा नॉर्मली नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट है तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करें, और हमारा डाटा अगर स्क्यूड है, ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है, मतलब स्क्यूड का मतलब होता है कंप्रेस, एक ही प्लेस पर है, तब हम हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं हम क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, इसके बारे में हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए, ठीक है। इस पे हमारा डिस्कशन बहुत सारा कई क्लासेस में हो चुका है कि क्वांटिटेटिव डाटा क्या है और क्वालिटेटिव क्या है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज होता है स्केल ऑफ मेजरमेंट एट मैट्रिक्स लेवल। अगर जो हमारा इसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट में मेजरमेंट का स्केल करेंगे मैट्रिक्स लेवल में, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनल और ऑर्डिनल यूज करेंगे, ठीक। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, कंपेयर मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हम पैरामेट्रिक टेस्ट में हमेशा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करेंगे, क्लियर, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या करेंगे, परसेंटेज को कंपेयर करेंगे या प्रोपोर्शन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर कर रहे हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम परसेंटेज और प्रोपोर्शन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। हमारा जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो कैसा है, मोर पावरफुल, ठीक है, ये ज्यादा उपयोगी है हमारा, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन से हमारे टेस्ट हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट है और कौन से, तो आप लोग की टेस्ट है, इसको हम स्टूडेंट की टेस्ट कहते हैं,
पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट और लीनियर रिग्रेशन, ये सारे आपके आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक, तो हम फिर एक एक करके इन सारे टेस्ट को भी हमको पढ़ना है, ये भी सब हमारे सिलेबस में है। ठीक, तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हो गए? टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, एनोवा, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है साइन टेस्ट और रैंकर टेस्ट भी कहते हैं, साइन रैंकर टेस्ट। फिर से कुछ लोग मैसेज करने लगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, यस सर। तो हाँ, तो इसमें आपका देखिए नॉन पैरामेट्रिक में हमारा, नॉन पैरामेट्रिक में आपका काई स्क्वायर टेस्ट, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है, ये हम लोग के सिलेबस में है काई स्क्वायर टेस्ट। इस तरह से इसका सिंबल होता है ना काई स्क्वायर का। स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ना है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो हमको इसमें काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है, साइन टेस्ट है, मैन विटनी यू टेस्ट है, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हो गया। इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, शॉर्ट नोट में आ सकता है कि आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, या टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हमारे सिग्निफिकेंस जो टाइप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ये दो तरीके के हैं। ठीक है, कौन से? पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं टी टेस्ट के बारे में। तो टी टेस्ट हमारा कैसा, किस टाइप का हो गया? ये हमारा एक पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट हमारा क्या है? एक पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक, टी टेस्ट और इसी को हमने क्या किया? स्टूडेंट टी टेस्ट। अब देख लेते हैं टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज्ड बाई डब्ल्यू.एस. गॉस्सेट। इन्होंने इसको प्रपोज किया था, कब किया था? 1908 में, 1908। The t-test tells you how significant the difference between the group, or in other words, it lets you know if those differences, ठीक है, measure in means, average could happen by chance। ठीक है, मतलब ये है, देखिए अभी मैंने बताया ना कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें हम या तो मीन को कंपेयर करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उनमें दो ग्रुप्स में डिवाइड करके काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स के काम करने में, भाई दोनों ग्रुप्स ने कोई काम किया तो हम उनके काम का मीन ले लिया हमने, या उस डाटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों के उस मीन को हमको कंपेयर करना है या दोनों के उस स्टैंडर्ड डेविएशन के को कंपेयर करना है। सपोज जैसे हमारे स्कूल में ही कोई काम हो रहा है, हमने 5 लड़कों के 2 ग्रुप बना दिए, 5-5 लड़कों, कहा इस कॉलेज की सफाई, आधा आधा डिवाइड कर दिया। ठीक, अब हो सकता है कुछ ठीक है डिवाइड कर ले तो हमने ऐसा मतलब कई बार कराया उन लोगों से कि 5-5-10 दिन के अंतर पे, कि जब फील्ड हमारा गंदा हो रहा है, तो ऐसा कई बार कराया। तो सपोज हमने 15 बार यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। ठीक है, तो अब हमको जो डाटा मिला, ठीक, तो उस डाटा की एक मीन वैल्यू निकाल ली कि हाँ इनका जो सफाई है ये इस लेवल की सफाई थी, इनका ये सफाई इस लेवल की थी, एक मीन वैल्यू आ गई। ठीक, अगर दोनों के मीन्स में कुछ डिफरेंस आया, ठीक है, तो अब उस डिफरेंस को देखना है कि वास्तव में ये जो डिफरेंस आ रहा है, ऐसा है क्या कि एक ग्रुप हमारा इनकॉम्पिटेंट था, वो काम करने लायक नहीं था, उनको कोई समस्या, या जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया वो डिफरेंस बाई चांस हो गया। हो सकता है उधर हमारा जो सफाई थी वो गंदगी कम थी,
ठीक है, अगर गंदगी कम थी तो वो सफाई जल्दी कर ली, तो उससे हम उनको ये तो नहीं कह सकते हैं इनकॉम्पिटेंट है। हेलो, हाँ सर, ठीक है बच्चों, तो हमको टी टेस्ट में ये चीजें देखनी है। टी टेस्ट में हम यही सब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। द टी टेस्ट प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ द रिसर्चर फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टू सैंपल मीन द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्ट। क्लियर? नल हाइपोथेसिस, देखिए अब मैंने इसीलिए कहा कि जो नल हाइपोथेसिस है उसका डेफिनेशन हमको क्लियर होना चाहिए। अब हमने इस टेस्ट में क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि द टी टेस्ट प्रोवाइड द आंसर इफ द रिसर्चर फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। हम नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि अगर हमको जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट मिल रहा है तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, रिजेक्ट हो जा रही है। तो सही है नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो कह रही थी कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो डिफरेंस हमारा बाई चांस आ रहा है। अगर हमारा जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, यानी हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, तो जो टी टेस्ट है इसमें टी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? टी टेस्ट में हम टी स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, ये हम आगे पहुंच गए, यहाँ पे ठीक है। तो हम यहीं पे बात कर रहे थे टेस्ट के बारे में। ठीक, तो द डिफरेंसेस मेजर्ड इन मीन्स और एवरेज कुड हैपेंड वाइस। ठीक, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ स्मॉल सैंपल्स to the standard error of differences in the same is denoted by the letter t। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस निकालते हैं उसका हम t से रिप्रेजेंट। Gosset showed that the ratio shows followed different distribution called the t distribution। This t correspond to z in large sample। जैसे आपको ना एक टेबल मिलता है, एक हमारा टी स्कोर और जेड स्कोर के टेबल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर हमको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा जो जो रेशो निकल के आएगा, भाई हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दो डेटा को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो दोनों का जो निकल गया उसको हम टी स्कोर निकाल लेते हैं। तो टी स्कोर की वैल्यू को हम फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है और ये टी स्कोर हमारा काउंट होता है। क्या कहना चाहिए, टेबल दे, जैसे हम लोग पहले लॉग वैल्यू निकालते थे ना, उसी तरह से टी वैल्यू और जेड वैल्यू की टेबल्स दी होती है। ठीक है, तो टी और जेड दोनों लगभग सेम होता है। टी हम यूज करते हैं स्मॉल डाटा के लिए और जेड का यूज करते हैं हम लार्ज सैंपल। ठीक है, this P corresponds to Z in large samples, but the probability of occurrence P of this calculated value is determined by the reference to the T table, जो मैं बता रहा था। ठीक है, probability P of occurrence of any calculated value of T is determined by comparing it with the value given in the row of table corresponding to the degree of freedom derived from the number of observations in the सैंपल अंडर स्टडी। होता क्या है बेटा, एक इस तरह से एक टेबल रहता है। ठीक, तो जो हमारा टी स्कोर आता है, एक तरफ टी स्कोर रहता है और एक तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू लिखी 1 2 3 4, इधर टी स्कोर लिखा है। ठीक है, तो सपोज हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया तो हमको उस वाली रो में ही देखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमको इसमें निकालना। तो इस तरह से टेबल दिया रहता है हमारा। ठीक, इसका कैलकुलेटेड टी वैल्यू इसका कैलकुलेटेड टी वैल्यू एक्सीड द वैल्यू गिवन अंडर पी बराबर पी इक्वल्स टू जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाला है 0.05 in the table, it is said to be significant at 5% level and null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted। ये कह रहा है कि जो हमने इस तरह से जो हमारा टी स्कोर आया उससे हम क्या निकालते हैं, पी वैल्यू हमको मिल जाती है। जो पी वैल्यू अगर हमारी 0.05
0.05 अंडर पी, इट इज सेड टू बी सिग्निफिकेंट 5% लेवल। तो जो हमारा डिफरेंस है वो 5% सिग्निफिकेंट है। तो अगर हमको इतना भी सिग्निफिकेंट डाटा मिल रहा है तो हम कह देंगे नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जा रही है, रिजेक्ट हो जा रही है। ठीक, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही, तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो रही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम एच और ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एच नॉट हमारे नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो अगर जो हम जैसे वही जो टेबल है मैं आपको अभी भेजूंगा किस तरह का टेबल होता है, जिसमें पी वैल्यू हमारा निकालना होता है टी स्कोर और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर। टी स्कोर हमारा उस फार्मूला से निकल के आ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारा फार्मूला से निकल कर आ जाता है, और उसको हमको फिर टी स्कोर को देखना पड़ता है उस टेबल में। बाहर से हमारा उस टी स्कोर के बेसिस पर हमारा पी वैल्यू निकलता है। तो पी वैल्यू जितना भी है वो बताता है कि जो डिफरेंस है वो हमारा कितना सिग्निफिकेंट है। तो पी अगर हमारा 0.05 आ रहा है तो ये बताता है जो डिफरेंस है वो 5%। तो अगर 5% तक डिफरेंस आ रहा है तो मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर डिफरेंस इससे कम आ जाएगा, 5% से कम आ जाएगा, तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं वो बाई चांस है। हमारा जो काम है, जो हमारा हाइपोथेसिस है, जो हमारा रिसर्च है, उसकी वजह से वो डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। क्लियर? ठीक, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के निकालने के लिए फार्मूला, द क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर विच वन less than the independent number of observations in a sample is called degree of freedom and used in preference of sample size। ठीक है, जैसे हम बाकी आप हमको मीन निकालना होता था, मीडियन निकालना होता था, मोड निकालना होता था, या जो भी वहां पर हम सैंपल साइज की बात करते थे, ठीक है, जिसको हम एन से डिनोट करते थे, यहाँ पर हम सैंपल साइज ना लेकर यहाँ पर हमको कैलकुलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इन अनपेयर्ड टी टेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होगा n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा इस तरह से निकल जाएगा, df बराबर n1 प्लस n2 माइनस 2, where n1 and n2 are the number of observations in each of two series. In paired t test, degree of freedom equals to n minus। ठीक है, अब हम क्राइटेरिया देख रहे थे कि किस कंडीशन में हम टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो एक तो देखिए हमने जो पढ़ा कि हमारा टी टेस्ट किस तरीके का टेस्ट है, पैरामेट्रिक टाइप टेस्ट। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो किस तरह के डाटा के लिए, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा नॉमिनल होना चाहिए। सैंपल्स हमने रैंडम लिया होता चाहिए, दिया ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सैंपल साइज हमारा क्या होना चाहिए, छोटा। मैंने बताया ना, लार्ज सैंपल साइज है तो हम जेड स्कोर का यूज करते हैं। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी स्कोर का हम यूज जब करेंगे जब हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 होगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो हम टी टेस्ट का यूज नहीं। क्लियर? ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने जैसे स्टूडेंट टी टेस्ट कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ टू कंपेयर द मीन। A drug company may want to test a new cancer drug to find out if it improve the life expectancy। इन्होंने क्या किया, एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया माइस का, क्या ले लिया, एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया माइस का। ठीक है, ये माइस ले लिया, माइस अपना सुंदर सा बना लेना तुम लोग। ठीक, ये माइस कंट्रोल ग्रुप, तो कंट्रोल ग्रुप को हमने क्या कर दिया, शुगर पिल या शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं। इसकी जगह हम रिसर्च में भी, हम लोग एक्सपेरिमेंट में भी क्या करते हैं, शुगर सोल्यूशन। देखिए जो रिसर्च है, पहले काम क्या होता है, पहले हम काम करते हैं माइस पर ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम रैबिट ले लेते हैं, बहुत मतलब उस साइज इंक्रीज करते रहते हैं, देन हम हेल्दी पीपल्स को लिया जाता है, इस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, ये जो देखिए कंट्रोल ग्रुप, यहाँ पर भी जो हमारे माइस होंगे वो भी कैंसरस होंगे, यहाँ पर भी माइस होंगे, दोनों में क्या होंगे, हमारे कैंसरस होंगे। एक्सपेरिमेंटल एनिमल और कंट्रोल ग्रुप दोनों में सेम तरीके के माइस होंगे। ठीक है, दो ग्रुप बना लिए हमने। अब हमने एक ग्रुप को हमने क्या किया दिया, शुगर सोल्यूशन दे।
क्या शुगर पिल्स दे दी, देखा तो इनका जो सर्वाइव है ये कब तक सर्वाइव किए, 5 ईयर, 5 साल ये लोग जिंदा रहे भाई। ठीक है। दूसरा ग्रुप जिसको हमने क्या किया, कैंसर ड्रग, जो हमने ड्रग बनाई थी उन माइस को हमने क्या किया, कैंसर ड्रग का इंजेक्शन दे दिया। ठीक है, कैंसर ड्रग का इनको इंजेक्शन दे दिया। इनका देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हुआ, 6 साल हुआ। ठीक है, क्लियर। इस ग्रुप का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 ईयर और इसका 6 ईयर आया। ठीक, अब देखते हैं ये डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इट शुड बी, it would seem that drug might work, but it could be due to flu. To test this, researcher would use t-test to find out if the results are repeatable for entire population. The t-test provide the answer of this question. देखिए अब होता क्या, अगर हमको भाई हमको जो कंफ्यूजन हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी 6 साल हो गई और उसकी 5 साल है बिना, जिसको हमने ड्रग नहीं दी। अब अगर हम बायोस्टेट का यूज नहीं कर पाते, हमको बायोस्टेट के बारे में नहीं पता था, तो हम सोचते यार हो सकता है कि ये इसका लाइफ क्यों बढ़ गया, ये हमारे ड्रग ने काम किया नहीं किया, तो हम क्या कर सकते, हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा से रिपीट करें, या अगर हमने ऐसे ही मान लिया कि नहीं हमारा ड्रग सही काम कर रहा है और वास्तव में उस ड्रग ने सही से काम नहीं किया था, जो डिफरेंस था वो सिग्निफिकेंट नहीं था, अगर हमको बायोस्टेट की नॉलेज नहीं थी, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो हम यही सोचते, तो हम उसको ड्रग मान के बैठ जाते और हम किसी को देते, हो सकता है वो ट्रीट नहीं होता, तो हमको एक गलत। और अगर हम उसको फिर से रिपीट करते तो हमको फिर से उतना ही टाइम देना पड़ता, फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ता। तो इस सबका सोल्यूशन दिया हमको बायोस्टेट ने, हमने यहाँ पर टी टेस्ट को लगा लिया। ठीक है, अब अगर टी टेस्ट को निकाल लिया तो हमको पता चल जाएगा जो पी वैल्यू अगर हमारी 0.05 से 0.05 या उससे ज्यादा आ रही, तो मतलब जो डिफरेंस है वो हमारा सिग्निफिकेंट है, और अगर उससे कम आ रही है तो मतलब डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब ड्रग हमारी सही नहीं बनी थी, और ज्यादा आ रहा था या 5% आ रहा था, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है, यानी जो ड्रग बनी थी हमारी सही बनी थी, तो हमको उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करने की जरूरत नहीं थी, तो इससे टाइम सेविंग हुई। तो ये बायोस्टेट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, the t-test provide the answer of this question. If the researchers find a significant difference between the two sample mean, the null hypothesis will be rejected. जो पहले भी हम ये बात बोले, अब इसमें क्या होता है, टी स्कोर निकालना पड़ता है। टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, टी स्कोर निकालते हैं। ठीक है, द टी स्कोर कैसे निकालते हैं, द टी स्कोर इज ए रेशियो डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स विद इन द ग्रुप्स। लार्ज टी स्कोर tells you the groups are different. A small t score tells you the groups are similar. अब ये टी स्कोर, जब द टी वैल्यू एंड पी वैल्यू, वो टी स्कोर क्या हम क्या निकालते हैं, टी वैल्यू हम क्या कर रेशो निकालना है। ठीक है, तो वो हमारा टी स्कोर हो गया। अब इसी से हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर पी वैल्यू कैलकुलेट, एवरी टी वैल्यू हैव ए पी वैल्यू। A p value is the probability value that data will not occur by chance. Low p value are good, that indicate that your data will not occur by chance. ये जो p value है, इस p value को हमें निकालने के लिए t score टेबल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, वैसे इसका बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, वो इजीली इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन किसी के एग्जाम में आता है तो उसको टी स्कोर टेबल दी जाती है। ठीक है, वहां से हमको पी वैल्यू पता चल जाती है, उस टी स्कोर टेबल को देखकर डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूटिलाइज किया जाता है और टी स्कोर का यूटिलाइज किया जाता है, तब हमको पी वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब हमारा जो टी टेस्ट है वो दो तरीके का है, अनपेयर टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। देख लेते हैं क्या है, पहले बात कर लेते हैं हम अनपेयर्ड टी टेस्ट की। ठीक, unpaired t-test, this test is applied to unpaired data of independent observation.
independent observations made on individual of two different or separate groups or samples drawn from the two different populations to test if the difference between the two means is real or it can be attributed to sampling variability such as between means of the control and experimental groups. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस में हम उनके मीन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस देखते हैं। जैसे अभी हमने जो माइस वाला दो डिफरेंट ग्रुप बनाए ना, भाई दोनों क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। अभी देखा जो पिछला टेस्ट था, हमने क्या किया, उनको आपस में मिलाया तो नहीं था ना, एक को हम शुगर पिल दे रहे थे, दूसरे को हम कैंसर ड्रग दे रहे थे, तो वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट चल रहे थे, एक दूसरे से उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो ऐसे में जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है अनपेयर्ड टी टेस्ट। क्लियर? ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है। एक ग्रुप हमने सेपरेट कर दिया ना, दोनों ग्रुप, एक को हम कंटिन्यूअस शुगर पिल्स या शुगर सिरप दे रहे हैं, दूसरे को कंटिन्यूअस हम कैंसरस ड्रग दे रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, एज पर नल हाइपोथेसिस, दैट इज इसको हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल if the samples are taken at random and drawn independently from significance of difference। ठीक है, ये टी टेस्ट का फार्मूला है, वो आप लोग याद कर लेना। ठीक, भाई हम टी टेस्ट क्या है, ये भाई फर्स्ट सैंपल का टी बराबर मीन ऑफ वन सैंपल माइनस मीन ऑफ सेकेंड सैंपल डिवाइडेड बाई रूट S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2। ठीक है, तो ये x1 क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट टेस्ट वैल्यू, x2 हो गया मीन ऑफ सेकंड सेट ऑफ वैल्यू, S1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू, S2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सेट ऑफ वैल्यू, N1 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द फर्स्ट सेट, N2 टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन द सेकंड सेट। S का फार्मूला हमको ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमको टी टेस्ट में देखिए पहले ही लिखाया था कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, यहाँ पर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हैं। तो ठीक है, तो हमको जब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना आता होगा, यहाँ से बेटा जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, टी स्कोर। इस फार्मूला से जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, टी स्कोर मिल जाएगा। ठीक, ये टी स्कोर मिल जाएगा। ये जो हमारा जो सैंपल्स होगा, यहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। फिर हमारा जो टी स्कोर टेबल होता है, तो जो टी स्कोर आएगा उसको हम हमारा जैसे इस तरह से यहाँ पर टेबल होगी इस तरह से, मैंने बताया फिर बता दे रहा हूँ। एक तरफ हमारा सपोज इस रो में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इधर हमारा टी स्कोर दिया हुआ है इधर। तो हमारा जो भी टी स्कोर आया उस टेबल में और कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहां देखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम टी स्कोर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है, इसी का एक एग्जांपल किया गया, उसको भी देख लेते हैं। इन ए न्यूट्रिशनल स्टडी 13 चिल्ड्रन वर गिवन ए यूजुअल डाइट plus vitamin A and D tablets, while the second comparable group of 12 children was taking the usual diet. After 12 months के विटामिन A and D दी और दूसरे बच्चों को उन्होंने यूजुअल डाइट सामान दिए, कितने 12 महीने तक उनका स्टेटस किया, और दोनों के वेट का डिफरेंस देखा। तो अब इससे हम क्या बता सकते, अगर उनके वेट दोनों के वजन में जो डिफरेंस आया दोनों ग्रुप में, कि वो डिफरेंस हमारा ये जो हमने विटामिन दी ये उसके लिए रोल प्ले कर रही थी, या डिफरेंस हमारा नॉन सिग्निफिकेंट था, बाई चांस था, ये हमको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, तो ये हमने एक्स हमारा निकल गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए
ग्रुप ए हो गया हमारा और ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमारा 13 बच्चे हैं, ग्रुप बी में, ठीक, ये एक्स वैल्यू ले ली हमने, ठीक, और ये हमारा एक्स स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, और ये एक्स और स्क्वायर, मतलब ये डाटा 1 का है, 1 के लिए, ये डाटा 2 के लिए, दो ग्रुप है ना, ये ग्रुप ए की वैल्यूज हो गई। सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यार इससे बड़ा नहीं होगा, क्लियर नहीं हो सर जी दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट। यार ये थोड़ा थोड़ा मुझे लगा मैंने कहीं से फोटो लेके उसको लगाया है स्क्रीन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो डाटा, दो ग्रुप हमने दो ग्रुप लिए थे ना, एक ग्रुप ए हो गया हमारा, एक ग्रुप बी हो गया, ठीक, ये ग्रुप बी हो गया, क्लियर, ठीक है। अब हमारी जो, भाई हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ वेट हम ले रहे थे ना, तो ये हमारा, ये 5 है, हमको क्या मिला, 5 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 6, 3, 2, 3, 6, 7, 5, 3, टोटल इसका हो गया 52, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ये डाटा हमारा 5, 3, 4, 3, 2, 6, 3, 2, 3, 6, 7, 5, 3, टोटल 52 हो गया। इसका हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, क्लियर, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। तो भाई इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ये निकला है इसका टोटल 25। ऐसे ही हमारा जो दूसरा ग्रुप था उसमें, एक में हमारे 13 बच्चे थे, एक ग्रुप ए पे हमारे 13 बच्चे थे, ग्रुप बी में हमारे कितना थे, 12 बच्चे, क्लियर। दोनों कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों में हम अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक। अब क्या किया हमने, अब मीन निकालेंगे ना, हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चाहिए, ठीक है। तो मीन का फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स वाई स्क्वायर समेशन एक्स, समेशन क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है ना, यस सर। ठीक है। तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन से हमारा मीन निकले, दोनों का हम मीन निकाल लेंगे। तो इसका जो मीन आया निकल के 52 का स्क्वायर, ये सबको जोड़ के उसका स्क्वायर करेंगे ना, 52 Yes, का स्क्वायर 13, ठीक है। तो ये आया वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 208, ठीक है, 208 निकल के आ गई, ठीक। अब ऐसे ही हम इधर इसका निकाल लेंगे मीन, दूसरे वाले डाटा का, इधर हमारा मीन आ जाएगा। फिर हमको निकालना है, एस निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा ना। सर 30 स्क्वायर कैसे आ गया? क्या चीज, 30 स्क्वायर सर ये तो फर्स्ट ईयर की है। 30 स्क्वायर कहाँ है बेटा, यहाँ सर इसके बगल में, 52 स्क्वायर के बगल में, ये इसके बगल में सेकंड वाला। एक बात कहाँ 30 स्क्वायर कहीं नहीं लिखा बेटा, सेकंड वाला ऐड करके 30 स्क्वायर है। ग्रुप बी की बात कर रही है। ग्रुप बी में हाँ 30 स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 30 नहीं है, ये 30 है ना, हाँ, ठीक है, टोटल आएगा ना 30 स्क्वायर हो जाएगा वो। तो ऐसे ही हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा ये देखिए टी स्क्वायर निकल आएगा, यहाँ से फिर हमारा क्या निकल आएगा, टी स्क्वायर, ये हमारा निकल आएगा, ये टी वैल्यू आ गई हमारी, ठीक, ये टी वैल्यू निकल आई हमारी, दिस इज। और हम क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला ये था, n1 प्लस n2 माइनस 2, तो 13, n1 हमारा 13 था, दूसरा 12 था, और ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से क्या निकल आया, डीएफ निकल आया 23, ठीक है। तो एट 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम द हाईएस्ट obtained value of T at 5% level of the significance is 2.069 as found और to the T table, वो जो हमारा T टेबल है उसमें जाके देखेंगे
तो जो हमारा ये निकल के आएगा द टी वैल्यू इन द एक्सपेरिमेंट इज कैलकुलेटेड 2.74 which is much higher than the highest 2.069 obtained by chance. Thus, the probability of occurrence P of the value is obtained 2.74 by chance is much less than the 0.05, the critical or 5% level of significance. P comes to greater than 0.02 on referring to the T table. It can occur less than the 2 times in 100, that is very reliable by chance. The difference is real in 98% experiment, hence highly significant. ये मतलब एक रिसर्च पेपर का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा टी स्कोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप एक नेट पर रिसर्च कर लोगे, आपको टी टेबल मिल जाएगा, टी स्कोर टेबल मिल जाएगा, नहीं तो मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका तुमको क्वेश्चन नहीं आना है, आप लोग यहीं तक इसको करिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि काफी कैलकुलेशन टफ होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ अगर आपको निकालना है आगे तो आप इसको इस फार्मूला का यूज करके आप निकाल, लेकिन उसके लिए आपको टी स्कोर निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और इस मीन वैल्यू दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम इस फार्मूला लेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों पेयर्ड टी टेस्ट और अनपेयर्ड दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला भी बता रखा है। उसको फिर आप जो टेबल दिया होगा टी स्कोर टेबल, उसमें जाकर आप प्रोबेबिलिटी वैल्यू पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पी वैल्यू का जो वैल्यू आएगा वही डिफाइन करेगा कि हमारा जो रिजल्ट है जो वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस हमको एक्सेप्ट करनी है या नल हाइपोथेसिस हमको रिजेक्ट करनी, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी अनपेयर्ड टी टेस्ट की। अब हम आते हैं पेयर्ड टी टेस्ट की। अच्छा अब बच्चों शाम को पढ़ेंगे यार, सिर दर्द होने लगा, ठीक है। ओके सर, ओके। मैं इसको हाँ थोड़ी मतलब मैं